जरा इस वीडियो को देखिए। Which is compatible, they start respecting science. They say, look, now even the science has accepted it. But the moment science is opposing them, then it is not credible at all. And it is the history. There was a question which I missed that time, that we have to understand through spiritualism that why we are in this universe. What are we doing here? Why have we come here? I don't want to comment about anybody else's presence. But Guruji, I know why I'm in this universe, and the reason is unprintable. And the reason is? Unprintable. Unprintable. It is a pompous question that why I am in this universe. It is a pompous question what I am doing here. Have you ever thought of a mosquito? Why this mosquito is here in this world? Why this cockroach is here? There is, as far as life quality is concerned, there is no difference between a rodent and a human being, between a mosquito and a human being. The only difference is the mind. And this is the difference they want to eradicate. I really... जैसा आपने देखा, जावेद अख्तर साहब ने कुछ यहाँ पे क्लेम्स किए हैं, कुछ पॉइंट्स रखे हैं। उसमें एक पॉइंट ये है कि जब कभी भी कोई ऐसी बात होती है साइंटिफिक डिस्कवरीज में जो कि रिलीजियस क्लेम्स को सपोर्ट करती है, तो जितने भी रिलीजियस लीडर हैं या रिलीजियस इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहते हैं कि देखो, इवन साइंस इज प्रूविंग दिस, एंड दे वांट टू टेक क्रेडिट दैट दिस रिलीजियस क्लेम, any religion, not specific to Islam or Hinduism or anyone, this religious claim is so authentic that even science is supporting this. पहली बात उन्होंने ये करी। दूसरी बात उन्होंने करी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस पे, जिस पे उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अनप्रिंटेबल है ना, मतलब इसके बारे में बात करना ही एक बकवास है, एक पॉम्पस क्वेश्चन है ये। दूसरी चीज़ ये करी उन्होंने। तीसरी बात जो उन्होंने ये करी है कि उन्होंने कंपेयर किया है कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एनी लिविंग बीइंग, जहाँ तक ज़िंदगी की बात है, उसमें एक कॉकरोच है या रोडेंट है या एक इंसान है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है कि इंसान के पास एक हाईली डेवलप्ड माइंड है। चलिए इन तीनों पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करते हैं। पहली चीज़ जो उन्होंने बात करी, रिलीजियस क्लेम सपोर्टेड बाय साइंटिफिक डिस्कवरीज। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक ज़माने तक दुनिया ये मानती थी कि ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, इसकी ना तो कोई स्टार्ट है ना तो कोई एंड है, ये जो एक स्टैटिक है ना। और कुरान जो है उस वक्त ये कह रहा था, जो आज भी कह रहा है, क्योंकि कुरान के अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं हुए। चैप्टर 21 में आप देखेंगे कि वर्स 30 है शायद, चैप्टर 21 वर्स 30, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा ऊपर नीचे वर्स हो सकता है। उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो ईमान नहीं लाते, क्या वो ये नहीं देखते हैं कि ये ज़मीन व आसमान एक थे और हमने उसको अलग किया है, हमने उसको अलग अलग मतलब सेपरेट किया है ना। ये एक क्लेम है, रिलीजियस क्लेम। अब ये रिलीजियस क्लेम पहले की एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक क्लेम से डिफरेंट था, उससे मैच नहीं कर रहा था। तो भी जिन लोगों का ईमान है कुरान पे, जिन लोगों का ईमान है आखिरत पे, वो मानते थे कुरान की बात को, साइंस नहीं मानता था। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो लेटेस्ट जिस सेंचुरी में हम हैं, इसके स्टार्टिंग में बिग बैंग थ्योरी जब लोगों के सामने आई तो पता चला कि नहीं, यूनिवर्स जो है बिग बैंग के थ्रू आया है। और जो बिग बैंग का जो इनिशियल फेज़ है, उसके अंदर जो है उसकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उसको जब लोग पढ़ रहे हैं तो और भी फर्दर डिटेल्स सामने आ रही हैं। तो अब जब ये बिग बैंग की थ्योरी आ गई तो रिलीजियस क्लेम जो है के अलाइनमेंट में आ गई,
मतलब जो रिलीजन क्लेम कर रहा था, जो इस्लाम क्लेम कर रहा था कि पूरी कायनात एक वाहिद कंपोनेंट थी, मतलब एक ही चीज़ थी, उसको अल्लाह ताला ने अलग अलग किया और यही बात बिग बैंग से आई। तो अगर कोई एक इंसान ये कहता है कि हाँ अब की साइंटिफिक डिस्कवरी जो हुई है वो कुरानिक क्लेम को सपोर्ट कर रही है, इसमें गलत बात क्या है? इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं कुरान के जिसके बारे में साइंस खामोश है, साइंस कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। उसके अंदर जो भी अनसीन की बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे मुसलमान बिलीव करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हो सकता है कि साइंस जो है उसके बारे में कुछ अलग ओपिनियन रखता हो, कल कोई और डिस्कवरी होगी तो फिर वहाँ पे ओपिनियन चेंज होगा। तो इसमें कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है। बात बस इतनी होती है कि साइंस की अपनी एक मेथोडोलॉजी है। साइंस की मेथोडोलॉजी इंडक्शन पे काम करती है, इंडक्टिव लॉजिक। वहाँ पे हम छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस की बिना पे एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो कि फॉल्सिफाई भी हो सकता है, कल को गलत भी हो सकता है अगर हमारी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आ गई तो ये एक साइंस का फील्ड है। साइंस और रिलीजन कभी भी फाइटिंग पोजीशन पे नहीं होते हैं अगर उनकी स्टडी की जाए, उनकी पढ़ाई की जाए। लेकिन जो कम अक्ल लोग होते हैं वो दूसरों को एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं, है ना। और जो जावेद अख्तर साहब कर रहे हैं ये उनकी इग्नोरेंस है। जो आम लोग हैं उनको मैं क्या बताऊं, आम लोग एक पब्लिक ओपिनियन की दुनिया में रहते हैं, जो एक पॉपुलर ओपिनियन जिसको कहते हैं, जिनका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है। वो ये समझते नहीं है कि एम्पिरिसिज्म क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या है। और बदकिस्मती से ऐसे लोगों में बहुत सारे पॉपुलर लोग भी हैं। आजकल तो पॉपुलर होना और भी आसान हो गया है। तो जो पॉपुलर लोग होते हैं वो एक फॉलोइंग होती है उनकी, और उस हिसाब से वो बात करते हैं और लोग उनकी बात को सही समझना शुरू कर देते हैं। तो ये तो पहली चीज़ है कि जिसके बारे में अगर कोई ऐसी बात होती है, अब जैसे साइंस ने जब तक ये बात नहीं करी थी तो साइंस और रिलीजन अलग अलग थे। जिनका रिलीजियस टेक्स्ट पे बिलीफ है वो ये मानते थे कि दुनिया की एक बिगनिंग है, और हम अभी ये भी मानते हैं कि दुनिया का एक दिन खात्मा होना है। हो सकता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस थ्योरी को मानते हैं, द बिग क्रंच को मानते हैं, बिलीव करते हैं इसके ऊपर, ऑल्दो उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली किसी लैब में जाके प्रूव नहीं किया है। बट बहुत सारी चीज़ें साइंस में ऐसी होती हैं जो ऐसी थ्योरीज होती हैं जो कि हाईली लाइकली होती हैं बेस्ड ऑन लॉजिकल कंक्लूजन्स। तो उसे मानते हैं लोग कि हाँ बिग क्रंच होना है। हमारा ये ईमान है कि एक दिन बिग क्रंच होना है, एक दिन ये ज़मीन जो है फट जाएगी, इनसाइड आउट हो जाएगा, और बहुत सारी डिटेल्स हैं। साइंस अभी उन चीज़ों के बारे में खामोश है। तो इसका मतलब ये हम रिलीजियस लोग ये नहीं कहते हैं कि साइंस झूठा है या साइंस को पता नहीं है, या उनके ऊपर हंसना शुरू कर दें या कमेंट पास करना शुरू कर दें। अगर आप देखेंगे कि साइंस की जो हिस्ट्री रही है और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जिस साइंटिफिक डेवलपमेंट को बोस्ट करते हैं ऐसे कम अक्ल एथीस्ट लोग जैसे जावेद अख्तर साहब हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए कि ये इसकी जो बुनियाद है, इसका जो बेसमेंट है, वो मुसलमानों ने ही रखा है। उसकी जो फाउंडिंग नॉलेज है। अब आप ऐसा करें कि एक शॉपिंग मॉल में जाएं, अब आप कहें कि यार देखो ये कितनी अच्छी दुकान है, और जिन लोगों ने उस शॉपिंग मॉल के बेसमेंट को डेवलप किया है, उसके स्ट्रक्चर को बनाया है, आप उनका मजाक उड़ाने लगे। कितने बड़े बेवकूफ़ी वाली बात आप कर रहे हैं। जहाँ तक साइंस की बात है, साइंस जो आपको आज दिख रही है, आपको जो कंप्यूटर दिख रहा है, आपको इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी दिख रही है, उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो मैथमेटिक्स है, उसका जो एल्गोरिथम है, वो अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाएं ईमानदारी के साथ, तो आपको पता चलेगा कि कितने मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। खैर ये एक ऑफ द टॉपिक बात थी। ये एक चीज़ है कि जो लोग साइंस को समझते हैं और रिलीजन को समझते हैं और उसके टेक्स्ट को समझते हैं, वो कभी इस बकवास आर्गुमेंट पे नहीं आएंगे कि रिलीजन जो है साइंटिफिक डिस्कवरीज को यूज़ करता है अपने क्लेम्स को बोस्ट करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी आती हैं जो कि रिलीजियस क्लेम्स को वेरीफाई करती हैं, कहती कि हाँ ये ऐसी चीज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी कहा है कि अनकरीब हम उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक में, मतलब यूनिवर्स में, और ख़ुद उनके अंदर
इनसाइड देमसेल्फ, मतलब इंसान की अपनी ज़ात के अंदर और यूनिवर्स में। इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी दुनिया यहीं से शुरू होती है, वहीं ख़त्म होती है। आपकी ज़ात और जो आपका यूनिवर्स जहाँ पे आप एग्जिस्ट करते हैं, दोनों जगह हम निशानियाँ दिखाएंगे, हत्ता के उस वक्त तक जब तक कि उनको इस बात का यकीन न हो जाए कि ये कुरान बरहक है, ये दीन बरहक है। ये निशानी दिखाई जाएगी, है ना। लेकिन जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। मुनाफिक लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ईमान नहीं लाते। उनके बारे में अल्लाह ने कहा है कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। तो ये वो उस कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने अपने अमल में इतना ज़्यादा एग्रेशन रखा है और इतना ज़्यादा आप ये कहें कि डिसोबीडियंस से भरी हुई जिनकी ज़िंदगी है, और तो अल्लाह की रहमत भी वहाँ तक आनी बंद हो जाती है। और रहमत का मतलब ये है कि अल्लाह के होने का जो इल्म है और उसकी किताब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाती है। ये पहला क्लेम था, शायद मैंने जस्टिस किया वो आंसर देने में। दूसरी जो बात उन्होंने करी थी वो करी थी ह्यूमन ब्रेन के बारे में, या सॉरी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, आई थिंक राइट, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। और नहीं सॉरी, दूसरी बात उन्होंने करी थी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में। हाँ, तो अगर आप इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला है, कोई क्रिएटर है, और आपका ये मानना है कि सब कुछ एक रैंडम फिनोमेना है, कोल्ड ब्लाइंड डार्क रैंडम प्रोसेस, तो आप बिल्कुल सही है, जावेद अख्तर साहब बिल्कुल सही हैं। इस दुनिया का कोई मतलब आपके होने का कोई पर्पस नहीं है। आप में, कॉकरोच में और किसी और रोडेंट में, किसी जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। हम पर्पस आपके हिसाब से ऐसा है कि इंसान पर्पस खुद क्रिएट करता है, और जिस जैसा उसका ज़ौक़ होता है, जैसी उसकी इंक्लिनेशन होती है, समझ होती है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि इंसान के अंदर जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो कहाँ से आती है। क्या ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है? अगर ऐसा इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद किसी एक स्पेसीज़ में ये क्रिएटिव कैपेसिटी आती कि वो इस प्लेनेट पे इतना ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है, तो सिर्फ ह्यूमंस के साथ क्यों हुआ? आपको ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उनको सोचने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सोचेंगे। कि एक बात है वो ये होती है कि कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं आती है। मतलब एक लॉजिकल आपका जो है, अगर आप डिडक्टिव आर्गूमेंट लेते हैं और उसके हिसाब से अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे, तो अब आप ये देखें कि मैटर कैसे आया इस यूनिवर्स के अंदर, है ना। अगर आप इस पर सोचें अपने आप से कैसे आ गया। अब आप ये कहें कि नहीं भाई क्वांटम नथिंगनेस होता है, वहाँ पे एनर्जी स्टेट्स होती हैं और अपने आप से मैटर क्रिएट हो जाता है, ये भी एक मिथ है ना। क्वांटम स्पेस जो होता है वो कभी भी वैक्यूम नहीं होता है, या क्वांटम वैक्यूम जिसको आप कहते हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टोरी टेलर्स हैं जैसे रिचर्ड डॉकिंस हैं, जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और वहाँ पे ऐसी कहानियाँ कही जाती हैं जिसका साइंस से भी कोई लेना देना नहीं है, और उस पर ये लोग बिलीव करते हैं। तो ये तो एक चीज़ है कि मैटर कैसे है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये होता है कि मैटर के अंदर लाइफ कैसे आई। वहाँ भी एक कहानी बता दी जाती है ना। तो मैटर का पैदा होना, मैटर के अंदर लाइफ का पैदा होना, मतलब मैं सिंपल, अगर आपने स्कूल में साइंस पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। लाइफ की एक बेसिस फिजिकल होती है जिसको साइंस डील करता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। एक स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ लाइफ है जिसको स्पिरिचुअलिटी डिस्कस करती है। लेकिन जावेद अख्तर साहब स्पिरिचुअलिटी को आउटराइट डिनाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे बाहर देख ही नहीं सकते हैं, है ना। इसमें ये भी देखिए कि एक इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है वो उसकी हिस्ट्री क्या रही है। एक नेटफ्लिक्स पे इनकी बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी है, मैंने देखी थी। और जब आप इनकी जो है प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे, किस तरीके की ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है, तो उससे भी आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगा कि इंसान की सोच कैसे बदलती है, और कैसे जो है जिस सोच पे वो चल रहा होता है उसका ड्राइवर क्या है एक्चुअली। तो खैर, तो ये है कि पहली चीज़ मैंने बताई कि मैटर कैसे आया, मैटर के अंदर लाइफ कैसे आई। अच्छा, लाइफ के अंदर कॉन्शियसनेस कैसे आ गई, तीसरा स्टेज ये है।
और कॉन्शियसनेस के अंदर मेटा कॉग्निशन कैसे आ गया, है ना। तो ये वो सारे सवाल हैं कि जिसके लिए आपके अंदर कोई ऐसा एम्पेरिकल डेटा नहीं है आपके पास कि अच्छा आप ये बोलें कि अच्छा ये हमने केमिकल डाल दिया, ये हमने चेंजेस कर दिए, तो अब ये सेल्फ अवेयर हो गया इंसान। मतलब कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस में जो फ़र्क है, जो कि इनका अगला क्लेम है जिस पे मैं अभी डिस्कस करूँगा। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि इंसान कोई भी एक स्पीशीज कॉन्शियस हो जाए कि वो है, मतलब तो उसकी एक जो एक्सट्रीम एबिलिटी है वो इंसानों के अंदर है, कि इंसानों के अंदर कॉन्शियसनेस है, वो एक डिफरेंट लेवल की है जिसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं। कॉन्शियस होने का मतलब है कि सोचने समझने की ताकत। जैसे एक बंदर है, उसको भूख लगती है, सामने केला उठा के खा लेगा, है ना। ही इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट दिस बनाना कैन बी अ रेमेडी टू हिज हंगर, है ना, वो कॉन्शियस है। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है कि इंसान के अंदर ये क्वालिटी आ गई कि ये वो सोच रहा है कि वो सोच क्या रहा है ना। ये फ़र्क है ना। तब जावेद अख्तर साहब जब ये कहते हैं कि एक कॉकरोच में, एक रोडेंट में, एक इंसान में सिर्फ माइंड का फ़र्क है, ये बात गलत है। माइंड तो सबके पास है, कॉकरोच के पास भी है, रोडेंट के पास भी है, हाथी के पास भी है, भैंस के पास भी है, जावेद अख्तर साहब के पास भी है। लेकिन जावेद अख्तर साहब के दिमाग, माइंड, और भैंस के जो माइंड है उसमें फ़र्क क्या है। बुफेलो और जावेद अख्तर साहब को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, फ़र्क ये है कि जो बुफेलो का जो माइंड है, हो सकता है कि साइज़ में उनके माइंड से बड़ा हो, बहुत सारे ऐसे हाथी का माइंड है या बहुत और भी क्रिएचर है, डायनासोर है, उनका माइंड साइज़ में बड़ा हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन जो फ़र्क है वो ये है, ये माइंड का फ़र्क नहीं है। माइंड के अंदर एक कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन का मतलब इस बात का एहसास होना कि आप हैं। मतलब जब आप आईने में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मैं हूँ। ये जो एक क्वालिटी है जिससे आप चीज़ों के नाम देते हैं, जिससे आप ये कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी आँख है, इस क्वालिटी से आप अपनी सोच को मॉनिटर कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। ये क्वालिटी माइंड से नहीं आती है, ये क्वालिटी आती है आपके मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी से। और इस मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी को आप साइंटिफिक एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है ना। ये इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो इल्म इंसान के पास है, ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का। लेकिन जावेद अख्तर साहब और ऐसे एथिस्ट हैं, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग को वो मानते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि हम बस एक एनिमलिस्टिक रियलिटी है ना, और हमारा माइंड बहुत इवॉल्व कर गया है इवोल्यूशन के थ्रू, इसलिए हम ये सोच पा रहे हैं। तो खैर, मैं इस चीज़ को आउटराइट मतलब ये नहीं कहूँगा कि भाई गलत इंसान ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मतलब ये उनकी सोच है। लेकिन उनको कभी ये भी सोचना चाहिए कि अगर इस सोच को वो कहते हैं कि ये साइंटिफिक क्लेम है, तो क्या वाकई साइंटिस्ट ऐसा क्लेम करते हैं, या जावेद अख्तर साहब एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट हैं जो कि वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट ऐसा क्लेम नहीं करते हैं। देखिए, साइंस का जो क्लेम है वो इम्पेरिकल डेटा पे होता है। साइंस एम्पेरिसिज्म पे काम करता है, इंडक्टिव लॉजिक पे काम करता है। तो साइंस का ये स्कोप ही नहीं है। गॉड को प्रूफ करना साइंस का स्कोप नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को प्रूफ करना साइंस का स्कोप नहीं है ना। ये स्कोप की बात है। जैसे आप ये कपड़े की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे बोले मुझे ऑमलेट चाहिए, मैं ऑमलेट खाऊंगा। अब वो कपड़े की दुकान, भाई वहाँ ऑमलेट नहीं मिलता है ना। ऑमलेट के लिए आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे अंडा बेचा जाता है ना। तो आपको अगर इन चीज़ों के बारे में समझना है तो आपको मेटाफिजिक्स समझना पड़ेगा, आपको जो एपिस्टेमोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी, एपिस्टेमोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को समझने पड़ेंगे। लेकिन आप वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ करता है और उसमें स्टडी करने की कोशिश करता है। तो ये बात है इनकी, जो सेकंड इनका क्लेम था जिस पे उन्होंने ये कहा कि भाई पर्पस ऑफ लाइफ। तो भाई आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, मतलब आप इस चीज़ को मानते नहीं है कि हमारा कोई पर्पस ऑफ लाइफ है। जब क्रिएटेड ही नहीं है तो कोई पर्पस थोड़ी है। मतलब एक चॉकलेट में आप में क्या फ़र्क है, वो भी उसको आपने अगर ख़त्म कर दिया, फिर इंसान को किसी ने किसी की जान ले ली, तो फिर क्या फ़र्क है। मतलब एक आप बहुत सारे रेपिस्ट कहते हैं कि भाई मैंने रेप थोड़ी किया है, वो एक अनविलिंग रेसिपिएंट थी, उसको मैंने अपना स्पर्म दे दिया है। मतलब
आप कुछ भी लॉजिक एथिज्म के अंदर आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि हाँ आप ये ऐसी क्या बात कर रहे हैं, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और ऐसा है तो वैसा है। तो ये चीज़ भी आपने खुद से गढ़ी हुई है अगर आप एथिस्ट हैं। हम ये मानते हैं, रिलीजियस क्लेम ये है कि जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती है वो गॉड गिवन है, वो इंसान के फितरत में है, इंसान के अंदर इनहेरेंटली डली हुई है, उसके दिल में, उसको प्री डिस्पोजिशन भी आप कह सकते हैं या जो वर्ड देना चाहें, वहाँ से जो है मोरालिटी ड्राइव होती है। खैर, लास्ट पॉइंट उनका जो था वो माइंड के ऊपर था। आई थिंक मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि अगर आप साइंटिफिक पैराडाइम से सोचें तो जाहिर सी बात है कोई फ़र्क नहीं है, मतलब किसी भी स्पीशीज़ में सबके अंदर माइंड है, आपके अंदर भी माइंड है। लेकिन अगर आप सचमुच एक सोचने समझने वाले इंसान हैं तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि आपके माइंड में और बंदर के माइंड में क्या फ़र्क है, आपके माइंड और भैंस के माइंड में क्या फ़र्क है। क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आपके माइंड में सिर्फ एक प्रिमिटिव कॉन्शियसनेस ही नहीं है, कॉन्शियसनेस की एक आला दर्जा आपके पास है जिसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। और क्या आप उसके लिए साइंटिफिक प्रूफ ला सकते हैं मेटाकॉग्निशन के लिए? आप ये कहेंगे कि हाँ हम बहुत सारे हम ह्यूमन माइंड की स्टडी कर रहे हैं, हम चूहे के माइंड की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमने पैटर्न देखा है, तो ऐसा वैसा। ठीक है, हो सकता है आज न कल कोई ऐसी डिस्कवरी सामने आ जाए, लेकिन जब तक नहीं आती है तो आप एक ऐसा क्लेम क्यों करते हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये साइंटिफिक बात है? ये साइंटिफिक बात नहीं है। साइंस जिस चीज़ पे खामोश है आपको भी खामोश होना चाहिए। साइंस जिस क्लेम को अपनी मतलब अपने एविडेंस के साथ सामने रखता है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। रिलीजन जिस चीज़ के बारे में बात करता है उसकी टेक्सचुअल रेफरेंस को देखिए और फिर आप खुद अपने मुशाहिदे से देखिए कि वो बात सही है या नहीं है। खैर, ये बात थी, लोगों को समझना चाहिए। और मैं ये दावत देना चाहूँगा लोगों को कि जो ये स्टडी है, जो एपिस्टेमोलॉजी है या मेटाफिज़िक्स है और साइंस है, उसको सिर्फ आप सतही तरीके पे ना देखें, उसके अंदर जाएं, थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, वरना आप भी जो है एक पॉपुलर ओपिनियन से इन्फेक्टेड हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि सही क्या गलत क्या है। अस्सलाम वालेकुम।